हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर हमारी बात हो रही थी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस जो है उसको कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सेंटेंस में यूज़ करने होते हैं और उन दोनों को हम किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट करते हैं। और हमने ये भी देखा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो चार तरह के होते हैं: क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस और इलेटिव कंजंक्शंस। मैंने साथ साथ में कुछ आपको जनरलाइजेशंस बताए थे कि जैसे सिंपल सेंटेंस में अगर कॉन्ट्रास्ट है, इन स्पाइट ऑफ का या डिस्पाइट का यूज़ हुआ है या नॉटविथस्टैंडिंग का यूज़ हुआ है, तो कंपाउंड सेंटेंस में आप बट का, येट का या हाउएवर का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर एक कंपाउंड सेंटेंस दिया जाता है तो उसे सिंपल सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा टाइप हमारा है इसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे। देखिए, सिंपल को कंपाउंड में कैसे करना है ये हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं उसकी, और फिर हम एक बार देखेंगे कि एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। अगर ये तीन चीज़ें हमें करना आ गई, सिंपल को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करना, वापस कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में ट्रांसफॉर्म करना और एक सिंपल सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, है ना, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसे कर लेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन of a compound sentence, transformation of a compound sentence into a simple sentence. Compound sentence का simple sentence में transformation कैसे करेंगे? कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ना। कंपाउंड सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो अगर हम उसको सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को रिमूव करना होगा। जो दो क्लॉज हैं, है ना, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं मतलब दो फाइनाइट वर्ब्स होंगी, तो उन दो फाइनाइट वर्ब्स में से एक फाइनाइट वर्ब को या तो नॉन फाइनाइट में बदल दो। अगर दो फाइनाइट वर्ब्स हैं आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट फॉर्म में चेंज कर दें, या फिर वो जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको हटाकर उसकी जगह कोई ऐसा वर्ड या फ्रेज यूज करें जिससे सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज ना हो और सिंपल सेंटेंस बन जाए, और वो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको भी फिर हम हटा देते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड into a simple sentence in the following ways. कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले कोई नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करनी है, फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट में चेंज करना है ना। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं तीन तरह की होती हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जेरेंट। तो पहला तरीका होगा बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज करके आप किसी कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जैसे ये कंपाउंड सेंटेंस है, turn to the left and you will reach your destination. कंपाउंड सेंटेंस है, टर्न टू द लेफ्ट एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। बाईं तरफ मुड़ जाओ और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे।
लेफ्ट टर्न करो और तुम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। हाँ, नाउ इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। इसको पार्टिसिपल की मदद से सिंपल में चेंज करना हो तो ये कह सकते हैं ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं इसका। टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट, you will reach your destination. Turning to the left, you will reach your destination. लेफ्ट टर्न करके तुम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। नाउ दिस बिकम्स अ सिंपल सेंटेंस, ये बन जाता है एक सिंपल सेंटेंस। है ना, तो ये बिल्कुल उसका उल्टा है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल यूज हुआ हो या बिसाइड्स, इन एडिशन टू जैसे एक्सप्रेशंस यूज हुए हों तो उसको कंपाउंड में चेंज करने के लिए क्यूमुलेटिव कंजंक्शन यूज किया जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ इसका उल्टा हो रहा है। अगर कंपाउंड सेंटेंस में क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है तो उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। He completed his studies and applied for a job. उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक जॉब के लिए अप्लाई किया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी और एक जॉब के लिए अप्लाई किया। अब ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों में डिफरेंस क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का तब यूज करना चाहिए जब वो जो दो चीज़ें हुई, जो दो काम हुए, वो या तो पैरेलल हुए, साथ साथ में चले, या उन दोनों के बीच में जो टाइम का गैप था वो बहुत कम था। ठीक है, तब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको ये बताना है सेंटेंस में कि एक काम के खत्म होने के बाद, एक काम के पूरे होने के बाद दूसरा काम हुआ, एक काम पहले पूरा हो गया फिर उसके बाद में दूसरा हुआ, तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होता है। जैसे ये है ना, क्या हुआ होगा, उसने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की होगी, उसका रिजल्ट आया होगा, है ना, उसके बाद उसने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा। यानी एक काम पूरी तरह से हो गया, उसके बाद उसने दूसरा काम किया। तो ये जो केस है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का नहीं है, परफेक्ट पार्टिसिपल का है। यहाँ हम यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडीज, हैविंग सेंटेंस क्या होगा, हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडीज कॉमा लगाएंगे, ही अप्लाइड फॉर अ जॉब। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों सेंटेंसेस का देखो मीनिंग सेम है, मीनिंग वाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग चेंज नहीं करना होता है ना, तो मीनिंग दोनों का सेम है। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। तो जो ऊपर वाला सेंटेंस था वो एक कंपाउंड सेंटेंस था और ये जो सेंटेंस है ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है ना, ये परफेक्ट पार्टिसिपल आ गया। परफेक्ट पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ऊपर जो फाइनाइट वर्ब थी सेकंड फॉर्म हमेशा फाइनाइट होती है, बताया था मैंने आपको, उसको आपने नॉन फाइनाइट में चेंज कर दिया। ठीक है, एंड जो कंजंक्शन यूज हो रहा था वो भी हमने हटा दिया, तो बन गया सिंपल सेंटेंस, उसकी जगह कॉमा लगा दिया। ठीक है, she wrote the letter and went to post it, and went to post it। उसने वो लेटर लिखा और वो उसे पोस्ट करने गई। लेटर लिखने के बाद वो उसे पोस्ट करने गई। क्या हुआ होगा, पहले उसने लेटर लिखा होगा फिर उसको पोस्ट करने गई होगी। भाई लेटर लिखा, कंप्लीट किया, उसको लिफाफे में एनवेलोप में डाला, फिर उसके बाद वो उसको पोस्ट करने गई होगी, यही हुआ होगा। तो एक काम खत्म हुआ फिर दूसरा काम हुआ होगा, है ना। तो ये भी केस किसका है, परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो कैसे लिखेंगे इसको, हैविंग रिटन द लेटर, हैविंग रिटन द लेटर शी went to post it, having written the letter she went to post it।
लेटर लिख लेने के बाद वो उसको पोस्ट करने गई। तो ऊपर जो सेंटेंस दे रखा था वो एक कंपाउंड सेंटेंस था, और ये जो ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस है ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है। हमने कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। He spoke to the audience and made the statement. उसने ऑडियंस से बात की और ये स्टेटमेंट दिया। उसने ऑडियंस से बात की और ये स्टेटमेंट दिया। मतलब ऑडियंस से बात करने के दौरान उसने स्टेटमेंट दिया होगा, ऑडियंस से बात करते हुए उसने स्टेटमेंट दिया होगा। जब वो ऑडियंस को देख करके बोल रहा था तो वो स्टेटमेंट दे रहा था, है ना। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल होती हुई नज़र आती हैं। तो ये जो केस है ये परफेक्ट पार्टिसिपल का नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। और यहाँ हम ये कह सकते हैं स्पीकिंग टू द ऑडियंस, स्पीकिंग टू द ऑडियंस ही मेड द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट उसने ऑडियंस से बात करने के दौरान दिया। ऑडियंस से जब वो बात कर रहा था तब उसने ये स्टेटमेंट भी दे दिया। तो स्पीकिंग टू द ऑडियंस ही मेड द स्टेटमेंट। तो अगर ये लगे कि उसके साथ साथ वो काम हुआ है तो आप वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का नहीं करते। ठीक है। He took a piece of paper. He took a piece of paper and started writing on it. And started writing on it. कागज का एक टुकड़ा उठाकर उसने उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। उसने कागज का टुकड़ा लिया, पीस ऑफ पेपर लिया और उस पर लिखना शुरू कर दिया। तो अब आप सोचें क्या होता है, जनरली क्या होता है। जनरली यही होता है कि हमें जब लिखना होता है तो लिखने के लिए हम कागज़ लेते हैं और उसको लेते ही लिखना शुरू कर देते हैं। मतलब इसमें वही एक काम ख़त्म हुआ फिर दूसरा हुआ, ऐसा नहीं। कागज़ का टुकड़ा उठाया और लिखना शुरू कर दिया। लिखने के लिए ही उसने पेपर, पीस ऑफ पेपर उठाया था। तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाओ, ज़्यादा अच्छा सेंटेंस बनेगा। टेकिंग अ पीस ऑफ पेपर, टेकिंग अ पीस ऑफ पेपर, he started writing on it. He started writing on it. ये राइटिंग तो जेरेंड है, स्टार्ट का ऑब्जेक्ट है। He started what? He started writing. ये तो जेरेंड हो गया। जेरेंड नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये पार्टिसिपल है, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी है? एक, स्टार्टेड। तो देयर इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है। इसलिए ये वाला सेंटेंस जो है ये एक सिंपल सेंटेंस है। ऊपर वाला जो सेंटेंस था उसमें दो फाइनाइट वर्ब्स थी। कौन सी? एक टुक और एक स्टार्टेड। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी था। तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस था। तो हमने कंपाउंड सेंटेंस को एक बार फिर से चेंज कर दिया सिंपल में। ऐसे ही करना है। चलिए ये वाला एग्जांपल देखिए। The train stopped. The train
stopped and the passengers came out. The train stopped and the passengers came out. ट्रेन रुकी और यात्री बाहर आए, है ना। ट्रेन पूरी तरह से जब रुक जाती है उसके बाद पैसेंजर्स उतरना शुरू होते हैं। क्या होता है, रेलवे स्टेशन पे जब आप जाते हैं, आप भी ट्रेन में अगर सफ़र करते हैं तो जहाँ डेस्टिनेशन हमारा होता है वहाँ जब ट्रेन रुक जाती है पूरी तरह से, फिर हम गेट ओपन करके और उतरते हैं। तो पैसेंजर्स ट्रेन के रुकने के बाद उतरते हैं, ट्रेन के रुकने के बाद यात्री जो है वो उतरने लगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, एक ज़्यादा अच्छा सेंटेंस बनेगा। लेकिन कैसे करेंगे, सेंटेंस क्या होगा? देखिए इस सेंटेंस में और अभी तक जो एग्जाम्पल हम देख रहे थे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आपने अगर नोटिस किया हो तो? डिफरेंस ये है, मैं बताता हूं कि ये जो सेंटेंस है ना, इसमें जो दो क्लॉज हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। देखो पहले क्लॉज का सब्जेक्ट है द ट्रेन, दूसरे वाले क्लॉज का सब्जेक्ट है द पैसेंजर्स। द ट्रेन, द पैसेंजर्स। अब आप इससे पहले कोई भी सेंटेंस देखो, शी रोट द लेटर एंड वेंट टू पोस्ट इट। इसमें उसने लेटर लिखा और वही उसे पोस्ट करने गई, यानी जिसने लेटर लिखा वही उसको पोस्ट करने जाता है। कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है इसलिए दोबारा लिखना नहीं पड़ा, है ना। देखो इसमें भी ये हो रहा है, ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज एंड अप्लाइड फॉर अ जॉब। उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। मतलब जिसने पढ़ाई पूरी की उसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया। मतलब जो दो क्लॉज थे, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज थे, दोनों का सब्जेक्ट कॉमन था, कॉमन सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट था। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट तो डिफरेंट, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। पहले क्लॉज का सब्जेक्ट है द ट्रेन, दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट है द पैसेंजर्स, है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे? देखिए इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कुछ इस तरह से करेंगे, द ट्रेन हैविंग स्टॉप्ड। द ट्रेन, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट क्लॉज जो है ना उसका सब्जेक्ट उसको लिखेंगे। दोनों क्लॉजेस में से जो फर्स्ट क्लॉज है, पहला क्लॉज है, पहले उसका जो सब्जेक्ट है उसे लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल को लिखेंगे, फिर दूसरा वाला क्लॉज लिखेंगे, द ट्रेन हैविंग स्टॉप्ड द पैसेंजर्स केम आउट। द ट्रेन हैविंग स्टॉप्ड द पैसेंजर्स केम आउट। ट्रेन के रुक जाने के बाद यात्री बाहर आए। द ट्रेन हैविंग स्टॉप्ड द पैसेंजर्स केम आउट। इसे एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये जो सेंटेंस जिस तरीके से बनाया है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ग्रामर की भाषा में इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। अभी एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन कब यूज होता है? इसमें नोट डालना होगा हमें। when both the clauses in a compound sentence have different subjects, comma, we use the absolute construction to change it into a simple sentence. To change it into a simple sentence. अगर कंपाउंड सेंटेंस में जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं उनमें अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स हों, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हों, तो उसको सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है। अब ये एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन क्या होता है? एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन ये होता है, सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट क्लॉज
जो पहला क्लॉज है उसका सब्जेक्ट, उसके बाद में पार्टिसिपल, उसके बाद में पार्टिसिपल, उसके बाद में फिर फाइनाइट क्लॉज। फाइनाइट क्लॉज किसे कहते हैं? फाइनाइट क्लॉज उस क्लॉज को कहते हैं जिसमें फाइनाइट वर्ब होती है। भाई ये वाला जो क्लॉज है ना, इसमें जो वर्ब है इसको तो अभी आप नॉन फाइनाइट में बदलने वाले हो, हैविंग स्टॉप्ड हो जाएगा। सेकंड फॉर्म फाइनाइट होती है लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट होता है, ये तो नॉन फाइनाइट में चेंज हो जाएगा, है ना। फिर ये वाला जो क्लॉज है इसमें फाइनाइट वर्ब रह जाएगी केम, है ना। तो इस क्लॉज को फाइनाइट क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? फाइनाइट क्लॉज। द पैसेंजर्स केम आउट, ये फाइनाइट क्लॉज है। तो पहले फर्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट, फिर पार्टिसिपल, फिर फाइनाइट क्लॉज। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कहलाता है एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। इसे एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और इसका यूज कब करना होता है? जब दोनों क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस के उनका सब्जेक्ट अलग अलग हो और दोनों क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से कनेक्टेड हो। क्यूमुलेटिव से, कभी कभी इलेटिव से भी हो सकता है। देखना ये सेंटेंस भी, the sun rose and the stars disappeared. The sun rose and the stars disappeared. सूरज उगा, सूर्योदय हुआ और तारे गायब हो गए। जब सनराइज होता है, दिन उग जाता है, तो तारे दिखना बंद हो जाते हैं। The sun rose and the stars disappeared. तब इसको कैसे कहेंगे सिंपल में? क्लॉज, जो दो क्लॉज हैं दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। पहले क्लॉज का सब्जेक्ट है द सन, दूसरे का है द स्टार्स। एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का यूज होगा। कैसे होगा? पहले फर्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट लिखेंगे द सन, उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल। राइज वर्ब है राइज, सूर्योदय होता है तो द सन राइजेज। राइज की सेकेंड फॉर्म है रोज, थर्ड फॉर्म है रिजन। राइज, रोज, रिजन, है ना। राइज फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है रोज, थर्ड फॉर्म है रिजन। इसको राइजन नहीं पढ़ते, इसको रिजन पढ़ते हैं। राइज, रोज, रिजन, V1, V2, V3, है ना। हैविंग के साथ आप इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा द सन हैविंग रिजन, द सन हैविंग रिजन, द स्टार्स डिसअपीयर्ड। द सन हैविंग रिजन, द स्टार्स डिसअपीयर्ड। सूर्योदय होने के बाद तारे गायब हो गए। कंपाउंड का बन गया सिंपल। एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। The sun rose and the stars disappeared. The sun having risen, the stars disappeared. The guest arrived and Lata came downstairs. इसको चेंज करिए जरा। The guests arrived and Lata came downstairs. गेस्ट्स आए और लता नीचे आ गई। लता जो कि ऊपर बैठी थी, मेहमानों के आने के बाद she came downstairs, वो नीचे आ गई। कैसे कहेंगे? दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं कि नहीं? पहले क्लॉज का सब्जेक्ट है द गेस्ट्स, दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट है लता, तो इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। मेहमानों के आने के बाद वो नीचे आई। लेकिन एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में ऐसे, द गेस्ट्स हैविंग अराइव्ड, द गेस्ट्स हैविंग अराइव्ड, लता केम डाउनस्टेयर्स, लता केम डाउनस्टेयर्स। एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। Compound, simple.
ये सेंटेंस, इट वॉज अ रेनी डे सो वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स, टू स्टे इंडोर्स। स्टे इंडोर्स मतलब घर के अंदर रहना। वो बरसात का दिन था, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। हमने घर में रहने का निश्चय किया क्योंकि बारिश का दिन था। अब इसमें देखो, इसमें आपने सो का यूज किया है। सो भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो से रिजल्ट, इफेक्ट बताया जाता है, परिणाम, प्रभाव, ठीक है ना, कि हम, बारिश का दिन था, इसका परिणाम ये हुआ कि हमने घर पर रहने का निश्चय किया, ठीक है ना। तो अब इसमें भी देखो दो क्लॉज हैं। कई बार ये जो पार्टिसिपल है, अगर कंपाउंड सेंटेंस में क्यूमुलेटिव कंजंक्शन हो तो सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में इलेटिव कंजंक्शन होता है, जैसे इसमें है, और उसको भी सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। अब इसमें दोनों क्लॉज का सब्जेक्ट अलग अलग है, इसका इट और इसका वी। रीजन बता रहे हो, यहां कॉज इफेक्ट बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कॉज इफेक्ट। तो कॉज इफेक्ट बताने के लिए ज्यादातर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वॉज का पार्टिसिपल क्या होगा? वॉजिंग तो नहीं होता ना, बीइंग होता है। क्या होता है? बीइंग। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये तो फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब इनका अगर नॉन फाइनाइट फॉर्म लेना है, इनका पार्टिसिपल बनाना है, तो बी से बनेगा। इन्फिनेटिव बनेगा टू बी और पार्टिसिपल होगा बीइंग। जेरेंड भी क्या होगा? बीइंग। तो आप ये कहिए, इट बीइंग अ रेनी डे, इट पहले फर्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट, इट बीइंग अ रेनी डे, फिर पार्टिसिपल, फिर ये कंजंक्शन हटा दो, फाइनाइट क्लॉज को लिख दो, वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। इट बीइंग अ रेनी डे, वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। बारिश का दिन, वो एक बारिश का दिन होने के कारण हमने घर के अंदर रहने का डिसीजन लिया। कंपाउंड सेंटेंस, ये उसका सिंपल सेंटेंस। एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन है, देखो ये भी है कि नहीं। पहले आप फर्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट लिख रहे हो, फिर आप उसके बाद में पार्टिसिपल को लिख रहे हो, फिर उसके बाद आप फाइनाइट क्लॉज को लिख रहे हो, तो इसको एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन ही कहते हैं। ठीक है ना। His parents were very poor. His parents were very poor, so he was unable to pay the fee. उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए वो फी देने में समर्थ नहीं था, फी नहीं दे सकता था, उसके माँ बाप गरीब थे इसलिए। तो इसमें भी वही कॉज इफेक्ट। कॉज क्या है? कॉज ये है कि उसके पेरेंट्स गरीब थे। इफेक्ट क्या था? कि वो फी नहीं दे सकता था। तो अब देखिए, इसमें पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट अलग अलग है, पहले क्लॉज का सब्जेक्ट है पेरेंट्स, दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट है ही। वर का पार्टिसिपल होगा बीइंग। तो एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का कैसे यूज करोगे? हिज पेरेंट्स बीइंग वेरी पुअर, हिज पेरेंट्स बीइंग वेरी पुअर, he was unable, so को हटा दो, he was unable to pay the fee, he was unable to pay the fee, his parents being very poor, he was unable to pay the fee. Absolute construction है ये। ऊपर वाला सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस था, ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो इस तरह से आप पार्टिसिपल का यूज करके एक कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इन एग्जांपल्स को वापस अच्छी तरह से आप देखिएगा, लिखिएगा। उन्हीं एग्जांपल्स को जो है ना, एक तो जो एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, पहले वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस, फिर आंसर वाला सेंटेंस, आप उसको दोबारा एक एक्सरसाइज की तरह करो, है ना। जैसे ये वाला सेंटेंस लिखा आपने, ठीक है, इसको नहीं देखा, इसको एक अलग पेज पर लिखा और इसका सिंपल सेंटेंस खुद बनाने की कोशिश की, तो इससे और अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से काम करेंगे तो कम प्रैक्टिस में बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, कम प्रैक्टिस लगेगी
और काम बहुत अच्छा हो जाएगा। बार बार उसी चीज़ को, उन्हीं एग्जाम्पल्स को आप देखते रहें, कोशिश करें कि वो एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद हो जाएं, ठीक है ना। तो अब कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करने का एक तरीका और है, दूसरा तरीका बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। ये था बाय यूजिंग पार्टिसिपल, अब है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज करके भी हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इन्फिनेटिव हमें पता है क्या होता है, इन्फिनेटिव इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। इन्फिनेटिव भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, ये सेंटेंस He stood up and spoke. He stood up and spoke. वो खड़ा हुआ और बोला, मतलब बोलने के लिए ही वो खड़ा हुआ था। बहुत सारे लोगों की असेंबली में वो बैठा था, है ना, तो जिसको बोलना था उसको खड़ा होकर बोलना था। तो वो व्यक्ति जो है पहले बैठा था, एंड देन ही स्टूड अप एंड स्पोक, और फिर वो खड़ा होकर बोलने लगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वो बोलने के लिए ही खड़ा हुआ था, तो ही स्टूड अप टू स्पीक। ही स्टूड अप टू स्पीक। स्पोक को इन्फिनेटिव में चेंज कर दो, ही स्टूड अप टू स्पीक। ये था कंपाउंड सेंटेंस, ये है इसका सिंपल सेंटेंस। He stood up and spoke. He stood up to speak. ऐसे ही you must work hard and finish the work in time. तुम्हें मेहनत करनी होगी और काम को टाइम पर पूरा करना होगा। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और काम को समय पर पूरा करना चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड, मस्ट शोज नेसेसिटी, मस्ट इज यूज टू गिव अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस। मस्ट का यूज हम एक तो नेसेसिटी बताने के लिए करते हैं, नेसेसिटी मतलब ज़रूरत, आवश्यकता। दूसरा, मस्ट से एडवाइस भी दी जाती है, सलाह भी दी जाती है, ड्यूटी इम्पोज की जाती है मस्ट से, हाँ, किसी की ड्यूटी उसके ऊपर डालनी है, पाबंद करना है किसी को, तो आप मस्ट यूज़ कर सकते हो, है ना। तो अब इसमें देखो, इसका इन्फिनेटिव बना सकते हो, यू मस्ट वर्क हार्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। इन्फिनेटिव यूज़ करना बड़ा आसान होता है। यू मस्ट वर्क हार्ड, एंड हटा दीजिए, फिनिश का इन्फिनेटिव बना दीजिए, टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ये सिंपल सेंटेंस बन गया। ऊपर वाला सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस था, अब ये एक सिंपल सेंटेंस है। Search his bag and you will find your ring. उसके बैग की तलाशी लो, तुम्हें अपनी रिंग मिल जाएगी। उसके बैग की तलाशी लो, तुमको अपनी रिंग मिल जाएगी। इसका मतलब अपनी रिंग पाने के लिए उसके बैग की तलाशी लो। तुम्हारी रिंग उसके बैग में है, उसने चुराई है, तो इन्फिनेटिव का कैसे यूज करोगे? सर्च हिज बैग टू फाइंड योर रिंग। सर्च हिज बैग, इसको फाइंड को नॉन फाइनाइट फॉर्म इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं। सर्च हिज बैग टू फाइंड योर रिंग, टू फाइंड योर रिंग।
ये कंपाउंड सेंटेंस था और ये सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो पहला तरीका था बाय यूजिंग पार्टिसिपल, दूसरा तरीका कंपाउंड को सिंपल में बदलने का इन्फिनेटिव, तीसरा क्या होना चाहिए, जेरेंड, है ना। 3 नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जेरेंड, तो तीसरा होना चाहिए बाय यूजिंग जेरेंड। लेकिन एक्चुअली हम लिखेंगे जेरेंड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय यूजिंग प्रपोजिशनल फ्रेज, बाय यूजिंग प्रपोजिशनल फ्रेज। किसी प्रपोजिशनल फ्रेज का यूज करके हम एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस को। अब मैंने क्यों लिखा प्रपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर कोई कंपाउंड सेंटेंस को जेरेंड की मदद से सिंपल सेंटेंस में चेंज करना पड़े, अगर किसी कंपाउंड सेंटेंस को जेरेंड यूज करके सिंपल में चेंज करना हो, तो जनरली उस जेरेंड के साथ कोई प्रपोजिशन भी यूज होता है, ठीक है ना। तो वो प्रपोजिशन प्लस जेरेंड, प्रपोजिशन प्लस जेरेंड प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज कहते किसको हैं, कोई भी ऐसा फ्रेज जो किसी प्रपोजिशन से स्टार्ट हो, प्रपोजिशन से स्टार्ट होने वाला कोई भी फ्रेज प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाता है, ठीक है ना। तो अगर जेरेंड आना होगा तो उसमें आ जाएगा, नहीं तो कई बार बिना जेरेंड के भी सेंटेंस प्रपोजिशनल फ्रेज की मदद से चेंज हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं। The enemy was strong. Nevertheless, our soldiers fought bravely. दुश्मन ताकतवर था, फिर भी हमारे सिपाही उसकी परवाह ना करते हुए, हमारे सिपाही, हमारे सोल्जर्स ब्रेवली लड़े, बहादुरी से लड़े। दुश्मन, ताकतवर दुश्मन को देखकर वो हतोत्साहित नहीं हुए, एनिमी स्ट्रांग था, फिर भी हमारे सिपाही बहादुरी से लड़े। नेवरदलेस का यूज हो रहा है, सेमीकोलन है ना। अब इसको सिंपल सेंटेंस में कैसे कहेंगे, कॉन्ट्रास्ट है ना इसमें। नेवरदलेस का यूज क्या बताने के लिए करते हैं, कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए। तो हमें पता है सिंपल सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट कैसे शो करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में आपको अगर कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करना हो तो आप बट का यूज करते हो, येट का यूज करते हो, नेवरदलेस का यूज कर सकते हो, स्टिल का यूज कर सकते हो। बट हाउ डू यू प्रेजेंट कॉन्ट्रास्ट इन अ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट कैसे लाते हो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, नॉटविथस्टैंडिंग, के बावजूद, दुश्मन, ताकतवर दुश्मन के बावजूद, दुश्मन के ताकतवर होने के बावजूद हमारे सिपाही बहादुरी से लड़े। कैसे कहेंगे इसको, In spite of the enemy being strong, our soldiers fought bravely. या ये भी कह सकते हो notwithstanding, notwithstanding the enemy's strength, the enemy's strength, दुश्मन की ताकत के बावजूद। अब strong एक एडजेक्टिव है, strength उसका नाउन है। अब ये चेंजेस करने तो देखो हमें आने चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच कब चेंज होगा, उसको नॉटविथस्टैंडिंग की मदद से चेंज करेंगे, ये तो पता है, लेकिन वर्डिंग क्या होगी सेंटेंस की, ये तो फिर हमारी जो प्रैक्टिस है वो हमें बताएगी, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज पर थोड़ा बहुत अगर कमांड है तो हम सेंटेंस खुद बना लेते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग द एनिमीज स्ट्रेंथ आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, दुश्मन की ताकत के बावजूद हमारे सोल्जर्स बहादुरी से लड़े। आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। है ना, तो ये बिल्कुल उल्टा चलने वाली बात है। कंपाउंड सेंटेंस में अगर एडवर्सेटिव कंजंक्शन है तो सिंपल सेंटेंस में आप इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या नॉटविथस्टैंडिंग का यूज कर सकते हैं।
they were very powerful yet they were defeated. वो बहुत ताकतवर थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत पावरफुल थे, फिर भी उनकी हार हुई, फिर भी वो हार गए। अब पावरफुल होके कैसे हार गए? पावरफुल, बहुत पावरफुल इंसान तो जीतता है। तो ये तो कॉन्ट्रास्ट है कि पावरफुल थे एक तरफ और हार भी गए। येट का यूज किया है ना? तो पावरफुल होने के बावजूद, शक्तिशाली होने के बावजूद वो लोग हार गए। आप इन स्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पावरफुल, जेरेंड बनेगा अब इसका। देखो वर का जेरेंड क्या होता है? बीइंग। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पावरफुल, पावरफुल होने के बावजूद उनकी हार हुई। दे वर डिफीटेड। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पावरफुल दे वर डिफीटेड। बन गया सिंपल सेंटेंस। They were powerful yet they were defeated. In spite of being powerful, very लिखा है तो आप भी very यूज कर लो। In spite of being very powerful, they were defeated. ऊपर वाला सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस था, ये वाला जो सेंटेंस है ये एक सिंपल सेंटेंस है। The weather was bad yet he went out to play. मौसम खराब था फिर भी वो खेलने के लिए बाहर गया। खराब मौसम में लोग आमतौर पर बाहर नहीं निकलते, लेकिन मौसम खराब होने के बावजूद वो खेलने के लिए बाहर गया। कॉन्ट्रास्ट आ गया। सिंपल सेंटेंस में कैसे कहोगे? हाँ, खराब मौसम के बावजूद वो खेलने के लिए बाहर गया। इन स्पाइट ऑफ अ बैड वेदर he went out to play. In spite of bad weather he went out to play. Compound sentence, simple sentence. इस तरह से। The captain was negligent. The captain was negligent. Negligent माने लापरवाह। So the team lost the match. कैप्टन लापरवाह था इसलिए वो टीम मैच हार गई। कैप्टन के लापरवाह होने का नतीजा क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? असर क्या हुआ? कि वो जो टीम थी वो मैच हार गई। हाँ, अब इसको सिंपल सेंटेंस में कहना है इसी बात को। कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट, इलेटिव कंजंक्शन। सो कौन सा कंजंक्शन है? इलेटिव कंजंक्शन है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कंपाउंड सेंटेंस में इलेटिव कंजंक्शन कब यूज करते हैं? सिंपल को जब कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इलेटिव कब यूज करते हैं? अगर सिंपल सेंटेंस में बिकॉज ऑफ, ठीक है, या ड्यू टू या ओइंग टू का यूज हुआ हो तो कंपाउंड सेंटेंस में इलेटिव कंजंक्शन आता है। उल्टा करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में इलेटिव कंजंक्शन है तो सिंपल सेंटेंस में बिकॉज ऑफ का यूज कर सकते हो, है ना? तो द टीम लॉस्ट द मैच, द टीम लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ द कैप्टन्स नेग्लिजेंस,
बिकॉज ऑफ द कैप्टन्स नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस वर्ड आएगा, लापरवाही। नेग्लिजेंट एक एडजेक्टिव है, नेग्लिजेंस एक नाउन है। एडजेक्टिव को नाउन में तो बदलना ही पड़ेगा। देखो ये चेंज करने तो हमको आने चाहिए। हिंदी में सोचिए, मैंने कहा था कभी कभी अगर आप हिंदी में सोचते हो ना तो हेल्प मिल जाती है। कैप्टन लापरवाह था इसलिए वो टीम मैच हार गई, ठीक है। कैप्टन की लापरवाही की वजह से, लापरवाही, कैप्टन की लापरवाही के कारण वो टीम मैच हारी। लापरवाही को इंग्लिश में कहते हैं नेग्लिजेंस, लापरवाह को कहते हैं नेग्लिजेंट, है ना। तो वो कंपाउंड सेंटेंस था और ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो बिल्कुल उससे उल्टा हम अगर चलते हैं तो सेंटेंस बना लेते हैं। You must be a postgraduate. You must be a postgraduate, or else you can't apply for this job. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, अन्यथा आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ये जॉब सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है, ठीक है ना। अब इसमें देखो और एल्स आ गया, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन आ गया, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन आ गया, अदरवाइज और एल्स, ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस होते हैं, है ना। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि अगर सिंपल सेंटेंस में विदाउट का यूज हुआ है, किसका, विदाउट का, या मस्ट के साथ टू इन्फिनेटिव का, तो ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करने के लिए ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन यूज होता है। अब यहाँ ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन यूज हो रखा है तो देखो विदाउट का यूज हो सकता है क्या? हो सकता है ना। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब विदाउट बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट। You can't apply for this job without being a postgraduate. पोस्ट ग्रेजुएट हुए बगैर आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। Without being a postgraduate. चेंज हो गया सिंपल सेंटेंस में। विदाउट क्या है, प्रपोजिशन है, बीइंग एक जेरेंड है। तो देखो ये सब प्रपोजिशनल फ्रेजेस है ना, ये बिकॉज ऑफ एक प्रपोजिशन है, विदाउट एक प्रपोजिशन है ना, इन स्पाइट ऑफ एक प्रपोजिशन है। तो इसलिए हमने लिखा था बाय यूजिंग प्रपोजिशनल फ्रेज, कंपाउंड सेंटेंस को किसी प्रपोजिशनल फ्रेज की मदद से सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाए। अब एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं, चीजें बहुत सारी होती हैं, है ना। ये तो बेसिक बातें हैं, इससे एक आइडिया हमें हो जाता है एग्जैक्टली ये का ये सेंटेंस एग्जाम में आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जो सेंटेंस हमने बुक में देखा था या जो क्लास में बताया गया था या जो हमने प्रैक्टिस के लिए अपनी कॉपी में लिख रखा है एग्जैक्टली वो सेम सेंटेंस एग्जाम के क्वेश्चन में आ जाए। ऐसा तो बहुत रेयर केसेस में लकीली होता है ना। जनरली यू डोंट गेट द सेम सेंटेंस, आपको वही सेंटेंस नहीं मिलता लेकिन उसी तरह का सेंटेंस मिलता है, वही चीज़ आपको करने को एग्जाम में ज़रूर मिलती है। तो आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए उसको करने का, है ना। तो कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में कैसे चेंज करेंगे? एक पार्टिसिपल यूज करके, दूसरा इन्फिनेटिव यूज करके, तीसरा प्रपोजिशनल फ्रेज यूज करके। जेरेंड वगैरह का यूज अगर होगा तो प्रपोजिशनल फ्रेज में हो जाएगा, ठीक है। प्रपोजिशनल फ्रेजेस कौन कौन से होते हैं? प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो काम आते हैं जनरली वो ये वाले,
एक बिकॉज ऑफ से स्टार्ट होने वाला, ड्यू टू से स्टार्ट होने वाला, ओइंग टू से स्टार्ट होने वाला। FOR फॉर को प्रपोजिशन की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इन स्पाइट ऑफ, अगर कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करना है तो डिस्पाइट, नॉट विथस्टैंडिंग, ठीक है ना। फिर इसके अलावा बिसाइड्स, इन एडिशन टू, ये भी प्रपोजिशंस होते हैं। बिसाइड्स, इन एडिशन टू, अकॉर्डिंग टू, विदाउट, ये प्रपोजिशंस हैं। इनसे स्टार्ट होने वाले जो फ्रेजेस हैं, प्रपोजिशनल फ्रेजेस, वो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने में काम आते हैं। जैसे देखो ये सेंटेंस, आई एडवाइज्ड हिम and he acted accordingly. मैंने उसे सलाह दी और उसने उसके अनुसार काम किया। I advised him and he acted accordingly. मैंने उसे सलाह दी और उसने उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग काम किया, मतलब उसने मेरी सलाह के अनुसार काम किया। तो क्या होगा सेंटेंस? ये तो कंपाउंड सेंटेंस है। एडवाइज्ड और एक्टेड, दो फाइनाइट वर्ब्स आ रही हैं, एंड का यूज हो रहा है, तो आप प्रपोजिशनल फ्रेज यूज करो ना। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह के अनुसार काम किया। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस। ऊपर वाला कंपाउंड सेंटेंस था, ये सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड, सिंपल, इस तरह से। ठीक है, तो सिंपल को कंपाउंड में, कंपाउंड को सिंपल में चेंज करके हमने देखा। अब हम देखेंगे कि एक सिंपल सेंटेंस को जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। है ना, अब सोचने वाली बात है, सिंपल का कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, सिंपल का कंपाउंड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो सिंपल का कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तो पहचान क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। अगर आपको पता लगाना है सेंटेंस के टाइप का, तो अगर आपको सेंटेंस में कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज दिखाई दे जाए, सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने होते हैं, 3 होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। इन तीनों क्लॉजेज में से अगर कोई एक क्लॉज आपको अपने सेंटेंस में नजर आए तो इसका मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। तो इसका मतलब आप किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस को, अब देखो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब तक क्या कर रहे थे, कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में बदल रहे थे, अब क्या करने जा रहे हैं, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अ सिंपल सेंटेंस can be transformed into a complex sentence by using a subordinate clause या dependent clause। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्योंकि 3 तरह के होते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे नाउन क्लॉज को, बाय यूजिंग अ नाउन क्लॉज।
नाउन क्लॉज की मदद से। ये सेंटेंस देखो, ही टोल्ड अस द ट्रूथ, सिंपल सेंटेंस है। ही टोल्ड अस द ट्रूथ, उसने हमको सच बताया, उसने हमें सच बताया। ही टोल्ड अस द ट्रूथ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा? एग्जाम में देखो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो इतना स्पेसिफिक होके सवाल नहीं पूछेगा कभी आपसे, सिंपल सेंटेंस देगा आपको। ये नहीं कहेगा कि इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ नाउन क्लॉज से या इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ एडजेक्टिव क्लॉज से। वो तो सिर्फ इतना कहेगा आपसे कि चेंज इट इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो ये भी नहीं बताएगा कि जो सेंटेंस मैंने दिया है वो सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। सेंटेंस दे रखा है, आपको खुद पहचानना है कि वो जो सेंटेंस दे रखा है वो कौन सा है, सिंपल है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। और नीचे डायरेक्शन दे रखा होगा एक लाइन में ब्रैकेट्स में कि इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करो, है ना। तो ये तो हम क्योंकि स्टडी कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई नाउन क्लॉज की मदद से कैसे चेंज करें, एडजेक्टिव क्लॉज से कैसे चेंज करें। तो अब हमें इस सेंटेंस को नाउन क्लॉज की मदद से कॉम्प्लेक्स में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज के बारे में क्या जानकारी हमारे पास है? नाउन क्लॉज एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो सेंटेंस में नाउन का काम करता है ना। उसको हमने यूज करके देखा था, आप वो वापस उसको देखोगे तो आपको याद आ जाएंगी सारी बातें। नाउन क्लॉज को सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं या ऑब्जेक्ट की तरह या कॉम्प्लीमेंट की तरह, है ना। तो देखिए सेंटेंस में गुंजाइश कहाँ है? सब्जेक्ट ही है, ही को हटाकर तो कोई नाउन क्लॉज यूज कर नहीं सकते। प्रोनाउन हटाकर उसकी जगह नाउन क्लॉज कैसे यूज करोगे? नहीं कर सकते। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक अस और एक द ट्रूथ। अस को भी नहीं हटा सकते, अस भी एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन हटाकर नाउन क्लॉज नहीं आ सकता। लेकिन ये वाला जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द ट्रूथ, नाउन, इसको हटाकर इसकी जगह नाउन क्लॉज आ सकता है। उसने हमें सच बताया, उसने हमें वो बताया जो सच था। हिंदी में सोचिए तो ऐसा सेंटेंस आएगा, उसने हमको सच बताया, उसने हमें वो बताया जो सच था। तो ही टोल्ड अस व्हाट वाज ट्रू, ही टोल्ड अस द ट्रूथ की जगह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही टोल्ड अस व्हाट वाज ट्रू, जो सच था वो उसने हमें बताया। तो ये व्हाट वाज ट्रू जो है ना, ये नाउन क्लॉज है। क्या है ये? नाउन क्लॉज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, नाउन क्लॉज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने लिखा है एनसी, इसका मतलब है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज को एज एन ऑब्जेक्ट हमने सेंटेंस में यूज किया है। तो इस तरह से नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, जो क्लॉज उस सेंटेंस में यूज हो सकता है, गुंजाइश किसकी है खुद पता चल जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हम खुद अपने आप कह देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है हमें कि हम सेंटेंस देखते ही बता देते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, बस उतनी प्रैक्टिस करके एक बार खुद को उस लेवल तक ले जाने की जरूरत है। थोड़ा सा एफर्ट एक बार में लगता है, उसके बाद थिंग्स आर वेरी इजी, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं सिंपल सेंटेंस से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।